साथ साथ बनाइए इसको और देखिए आप भी ऐसे बना रहे हैं कि नहीं। इन्होंने करंट की डायरेक्शन हमको तीनों दे दी है, दैट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। ये प्लस से करंट ऐसे निकलती है, ये प्लस से करंट ऐसे निकलती है, जैसा हम लेते हैं उस तरह से। ओके, यहां पर करंट ऐसे है जो कि ये ऐसे जा रही, ये करंट यहां पर ऐसे आती है, ये करंट एरो क्या दिखाता है कि यहां पर ऐसा एरो, ये करंट एंटर कर रही है और दोनों तरफ निकल रही है। ठीक है, हो सकता है, वी डोंट नो। एक चीज याद रखिए, करंट की डायरेक्शन निकालने में अगर आप कभी कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे लेफ्ट रखना चाहिए या राइट रखना चाहिए, तो आप कोई भी रख दीजिए, डजंट मैटर। अगर आपने डायरेक्शन रखी राइट और आपका आंसर आया 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, तो आपने डायरेक्शन ठीक रखी थी। फिर से आपने डायरेक्शन रखी राइट और आपका आंसर आया -2 एम्पियर, इसका मतलब एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट। पता लग गया आपको? पता लगाना ही तो हमारा पर्पस है। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन आप कोई भी रखो, आंसर में ऑटोमेटिकली प्लस और माइनस दिखा देगा कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। जैसे ये एक है, यहां पर करंट आ रही है अंदर 5 एम्पियर, ये करंट अंदर जा रही है 2 एम्पियर और ये करंट अंदर जा रही है I एम्पियर। अब आप बोलोगे ये तो पहले ही गलत है, बाहर करंट आ ही नहीं रही है, तीनों करंट अंदर जा रही है। किरचॉफ लॉ क्या कहता है? बाहर जाने वाली करंट अंदर आने वाली करंट इक्वल होती है, लेकिन इसमें तो बाहर नहीं जा रही। फिर भी आपको ऐसा डायग्राम दे दिया और हमने बोला I की वैल्यू बताओ, तो आपने I की वैल्यू निकाली। कैसे? I + 2 + 5 कितना होना चाहिए? 0। तो I = हाउ मच? यस, -7। इसका मतलब कि ये जो एरो लगा है, इससे इसकी डायरेक्शन कैसी है? उल्टी, यानी करंट किधर जा रही है? ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। इसलिए आप एरो से बिल्कुल मत डरिए, अलोंग द एरो काम करिए, आंसर आपको बता देगा कि वो वही डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन। समझ आया? इसलिए ये गलत नहीं है। नॉर्मली हम लोग इसको क्या बोलेंगे? गलत। लेकिन ये गलत कब होगा? जब तीनों करंट पॉजिटिव होंगे तो, राइट? ओके, शुरू करते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी डन। वी विल गो फॉर सेकेंड लॉ, लूप एप्लीकेशन। हमारा टारगेट क्या है? I1 निकालना। सो वी नीड ए इक्वेशन इन विच I1 शुड अपीयर। ठीक है, पहले लूप लेते हैं, ये ABCFA। इसके पहले फर्स्ट लॉ से क्या आपको कोई इक्वेशन मिलता है? चेक फर्स्ट लॉ, इज इट गिविंग यू एनी इक्वेशन? वी गो टू ए जंक्शन। फर्स्ट लॉ क्या होता है? जंक्शन। ये F एक जंक्शन है, यहां से करंट I3 आती है, ऊपर करंट I1 जा रही है, नीचे करंट I2 आ रही है। अब यहां पर हमको एक इक्वेशन मिलता है, अंदर आने वाली करंट बराबर बाहर जाने वाली करंट। तो इससे हमको एक इक्वेशन मिला, I1 + I2 बाहर जाने वाली इज इक्वल टू I3 अंदर आने वाली करंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ से बनाया। आप चाहे तो इसको भी बना सकते हैं और चाहे तो I1, I2, I3 को यहीं सॉल्व करके उसकी वैल्यू रख सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं लूप लॉ पे। दूसरा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम लूप लॉ स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो देखिए, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो हम रखते हैं क्लॉकवाइज। ये इस तरह से हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन ऊपर में इधर होगी राइट
और नीचे में टुवर्ड्स लेफ्ट। ये आपको स्पेशल समझना है कि कैलकुलेशन पूरी एक डायरेक्शन में नहीं होती है, ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन चारों तरफ घूमती है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट 20 ओम और इसकी वोल्टेज कितनी होगी इसके अक्रॉस, करंट इनटू रेजिस्टेंस 20 इनटू करंट 20I1, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम। इसके बाद अगला देखिए, कंडक्टर नो करंट। अगला एलिमेंट कौन सा मिला, बैटरी। ये नीचे मुड़े कैलकुलेशन, अब हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, नीचे में डायरेक्शन उल्टी हो गई। ये कितना होगा, -40 की +40। देखिए पहले लोअर वोल्टेज है, बाद में हायर वोल्टेज है, तो -40 लो पॉइंट टू हाई वोल्टेज। सो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना मिलेगा, दैट इज -40 वोल्टेज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लेना है, इनिशियल टू फाइनल, और यहाँ पर ये -40। ओके, देखिए यहाँ पर ये हमने लिया 20 इंटू I1, इसके अलॉन्ग है इसलिए प्लस, यहाँ से आए ये पहले नेगेटिव प्लेट पड़ी है, इससे ये पोटेंशियल डिफरेंस हायर है, सो दिस माइनस दिस नेगेटिव। ये रूल आप पहले देख चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 40 इंटू I3, कैलकुलेशन डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन सेम, so sign will be positive. Higher potential, lower potential, so this minus this is a positive quantity, plus is equal to 0. उसके बाद तीनों को 20 से डिवाइड किया, इसको इस तरफ ले गए, this is our equation. Now for second equation, नीचे आ जाइए। नीचे कैसे घूमना पसंद करेंगे कैलकुलेशन, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज? यस, एंटी क्लॉक। कहां से शुरू करें, एफ से शुरू करते। सो लूप एफ ई डी सी एफ, एफ ई डी सी एफ। ओके, चलो इसको अब आप लोग बनाइए, शुरू करिए और फिर मेरे साथ मिलाइएगा। मैच किया। आ गया, ठीक। अब आपके पास कितने इक्वेशन हो गए, हाउ मेनी इक्वेशंस यू हैव? 3 इक्वेशन, दैट इज 1। ठीक है, देयर आर 3 इक्वेशंस, देयर आर 3 अननोन, फाइंड इट आउट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 एंड I3? दे हैव आस्क्ड ओनली फॉर I1। अगर हमको I1 चाहिए तो I2 और I3 आपको एलिमिनेट करने हैं। इन प्लेस ऑफ दिस I3 व्हाट यू कैन राइट, I1 प्लस I2, सो दिस विल बी I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2, 2I1 प्लस 3I2 is equal to 6. Now this is a equation for I1 I2, this is equation, इसमें भी I1 I3 है। Okay, here again put the value of I3. So I3 is again 2I1 plus 2I2, so this will become 3I1 plus 2I2 is equal to 2. Now I1 I2 one equation, yes, and I1 I2 another equation. अब ये दोनों इक्वेशन को x और y के 2 इक्वेशन मानकर I1 की वैल्यू निकालिए, I2 को एलिमिनेट करिए। तो I2 की वैल्यू आप कहीं से भी लीजिए,
और दूसरे में रख लो, जो भी मेथड आप लगाना चाहते हो। हाँ जी, मैच किया। ओके, तो आपका आंसर कैसा आया? नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स व्हाट? इसको देखकर बताइए। I1 इज इक्वल टू -6/5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस ब्रांच में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? हाँ, जबकि हमने कैलकुलेशन क्या मान के की है? ऐसी। क्यों? क्योंकि हमको मालूम नहीं था। सो नो फॉल्ट, आप किधर भी रख लीजिए डायरेक्शन। अगर हम इधर रखते तो ये क्या आता? प्लस, और इधर रखा तो क्या आया? माइनस। तो इसने हमको बता दिया कि डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन इस तरफ है। दैट्स ऑल। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ I1। ठीक है? ओके, अब दिस इज आवर क्वेश्चन। ये एक सर्किट है एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट करंट पासिंग थ्रू 30 ओम। देयर इज ओनली 130 ओम। ये करंट हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, आप सब एक तरह के इक्वेशन बना सको इसलिए हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ कर लेते हैं। उसके बाद लूप कैलकुलेशन आप अपना अपना करिए। यहां से जो करंट हमको निकालनी है, लेट अस से दिस करंट इज I1। तो ये कहां से कहां तक होगी? यहां से लेके यहां तक करंट कैसी होगी? I1 I1 I1। ओके, देन वी टेक द करंट फ्रॉम 80 वोल्ट बैटरी। बड़ी बैटरी कौन सी है? 80 वोल्ट। यहां से ये करंट निकलेगी। सो लेट अस टेक दिस एज I2। अब ये करंट यहां तक गई। कितनी करंट? I2। अब आप ये बताइए कि ये वाली ब्रांच में ये दोनों अंदर आ रही हैं, तो ये करंट कैसी होनी चाहिए? बाहर जाती हुई। उस करंट को आप I3 मानना पसंद करोगे कि I1 प्लस I2 अभी से मान लें? हाँ जी, क्योंकि I3 का लफड़ा आप देख चुके हैं, गड़बड़ करता है बाद में। सो वी विल पुट इट I1 प्लस I2। अब I3 है ही नहीं। ठीक है? ये थ्रू आउट करंट है। सबने ये करंट मान ली। अब सब अपना अपना लूप बनाइए। पहला आप ना इसका कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स कॉल इट A B। तो पहला लूप क्या बना? A30B। A30B A, ये लूप है। चलो कैलकुलेट करिए सब, मैं भी करता हूं। A नीचे से ऐसा लिया। सेकेंड लूप आपने कौन सा लिया? A B। उसके बाद A80, ये वाला ऐसे B और फिर यहां से A, ये नीचे वाला लूप। क्लॉक की एंटी क्लॉक जैसा भी लीजिए, आपकी मर्जी है। आपने एंटी लिया है, ठीक।
ओके, सेकेंड इक्वेशन मिलाइए। क्या मैंने ठीक किया? किसी से मैच हुआ? सॉल्व मत करिए। I1 I2 का इक्वेशन बना? सेकेंड लूप का क्या आपका ये इक्वेशन बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। अब आपको I1 I2 का एक इक्वेशन मिला, I1 I2 का दूसरा इक्वेशन मिला। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको आता है, ठीक है, बस आता है। वो फिजिक्स है कि मैथ्स है? मैथ्स। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सो फॉरगेट दैट, ठीक है। I1 I2 सामने भगवान जाने क्या आएगा, whatever it is, but you know the method। हमारा पर्पस क्या था? लूप की कैलकुलेशन हमको आनी चाहिए और करंट की कैलकुलेशन आनी चाहिए, प्लस माइनस साइन आने चाहिए। ये ठीक आ गए? अब तो ये बच्चों का है एक्स वाई इज इक्वल टू सो मच, एक्स वाई प्लस वाई सो मच, तो उसका चूंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, वी वोंट डू दैट। समझ में आ गया? इस तरह से इसको किया जाता है। नाउ यूजिंग किरचॉफ लॉ देयर इज ए वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स विच आर डन। बहुत जगह पर हम इसका यूज करते हैं। सो नेक्स्ट 1 or 2 classes we will be doing only those special uses of Kirchhoff laws, ठीक है। and those special uses are all drawn from competitive exams। वो आपको मजा भी आएगा और नई नई वैरायटी भी देखने को मिलेगी। ओके, सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अब इस पर ध्यान दीजिए, यूजिंग सिमेट्री इन किरचॉफ्स लॉ। हमको बोला गया एक रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और जो रेसिस्टेंस है वो एक रेसिस्टेंस वायर के फॉर्म में है, और उसका हमने क्यूब बनाया है। क्यूब, दैट इज दिस। ओके, दिस इज ए रेसिस्टेंस क्यूब। जिसमें हर साइड के पास आर रेसिस्टेंस है। Each side has resistance R. We are supposed to find out resistance between diagonal. ये हमको निकालना है। कहाँ है डायगोनल? दिस इज A, B, C, D, E, Q, R, S, ठीक है। तो डायगोनल कहां पर होगा? A से जो स्टार्ट करेंगे कहां जाएगा? Q। यहां A और ये है Q। इसके बीच का हमको रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब यहां पर ये जितने R हैं, R, 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 दिस इज R, इसको चेंज कर लीजिए, राइट इन T, सो दैट वी आर नॉट कंफ्यूज विद R। ये रेसिस्टेंस R, R। क्या आप बता सकते हैं कितने रेसिस्टेंस लगे हुए? हाउ मेनी रेसिस्टेंसेस आर देयर? 4, 4 and 4 sides, 12 resistance are there, and we have to find out equivalent resistance between point A and Q। A Q के बीच का रेसिस्टेंस हमको निकालना है। अब इसमें सीरीज पैरेलल कुछ नहीं चलेगा, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी रास्ता बीच में जाके ब्रांच आउट हो जाता है, और हर रास्ते के बाद एक सीरीज भी है और एक पैरेलल भी है। इसलिए हम इसको सिंपल तरीकों से नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम किरचॉफ लॉ को यूज करेंगे। देखिए किरचॉफ लॉ को किस टेक्निक से इसमें यूज करना है। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली एज इट इज बहुत कम पूछा जाता है, पर ये इतना पॉपुलर है दैट दिस गिव्स यू ए मेथड ऑफ सिमेट्री। ओके, तो सिमेट्री यहां पर किस तरह से काम आएगी उसे देखिए। A से Q के बीच रेसिस्टेंस निकालने के लिए अगर हमको किरचॉफ लॉ लगाना है तो
मैंने आपको क्या तरीका बताया था, जो दो पॉइंट के बीच रेसिस्टेंस निकालना है उन दोनों पॉइंट से एक एक तार निकाल के बैटरी लगा दीजिए। इमेजिन करो। तो हमने इमेजिन किया A और Q दोनों से एक एक कंडक्टर निकाल के यहां बैटरी लगा दी। दिस इज ए इमेजिनरी बैटरी V। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसमें यहां से करंट निकली I करंट कहां एंटर कर रही है? A पे। Q से कितनी करंट निकलेगी? I। अब अगर मैं V अपॉन I की वैल्यू निकालूंगा तो V अपॉन I मुझे क्या देगा? R। किस किस के बीच का R? करंट कहां एंटर हुई? A। कहां से निकली? Q। तो A से लेके Q तक का जितना रेसिस्टेंस है वो किससे मिलेगा? V अपॉन I से। ठीक है? तो सीरीज हो, पैरेलल हो, जो भी कॉम्प्लिकेशन हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा और इस करंट को नाप लूंगा एमीटर लगा के, और V अपॉन I करूंगा तो क्या मिल जाएगा? रेसिस्टेंस। अब इसको थ्योरी में कैसे करेंगे, मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे, इसको देखिए। V अपॉन I निकालने का तरीका आपको मालूम है। एक लूप लेंगे, उस लूप में ये बैटरी आनी चाहिए, और कौन सा लूप हम लेंगे? ये वाला S। इस लूप में V भी आएगा, I भी आएगा, और ये वाला R, ये वाला R, ये वाला R, ये भी आएंगे, और इस लूप से हमको फाइनली क्या मिलेगा? V अपॉन I। लेकिन यहां पर I1, I2, I3, I4 सब तो आ जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। ऐसा एक क्वेश्चन आप बना चुके हैं, ठीक है? ओके। अब यहां पर भी हम उसको बनाना चाहते हैं, पर हमारा तरीका क्या है? हम चाहते कम से कम I के वेरिएशन क्रिएट हो। I1, I2, I3, I4, इसकी बजाय अगर सिर्फ I1 और I2 होगा तो हमारे लिए ज्यादा आसान है। अगर सिर्फ I और I1 होगा तो और ज्यादा आसान है। अगर सिर्फ I ही I रहे तब तो बहुत ही अच्छा है। ओके, तो यहां से हम शुरू करते हैं। देखिए, यहां से A से Q जाना है और ये एक क्यूब है, इसमें एक सिमेट्री। इस सिमेट्री को इधर देखिए। हाँ, ये सिमेट्री कैसी है? देखो, A से करंट जाने के कितने रास्ते हैं? कितने रास्ते हैं? 3। ओके, मैं आपको एक रास्ते पर पहले ले जाता हूं। ये रास्ता गया ऐसे D तक। अब इसको कहां पहुंचना है? Q। ये स्क्वायर को पार किया दो तरफ से, Q पे पहुंच गया। ये इसका तरीका। इसका तरीका देखिए, ये एक ब्रांच ऐसे गई और ये स्क्वायर के दोनों किनारे से होके Q तक पहुंची। वही स्टाइल है इसकी। तीसरे के स्टाइल देखिए, यहां से एक करंट ऐसे गई और ये स्क्वायर को पार करके फिर यहां पहुंच गई। तीनों ने एक ही स्टाइल अपनाई। तो ये सिमेट्री है कि तीनों को जाने का पैटर्न एक जैसा है। इसके बीच में ये पहले एक सीधा रेसिस्टेंस आया R सीरीज में, और फिर ये क्या बना? ऐसा एक पैरेलल जैसा बना, Q आ गया। ये सीधा गया सीरीज में, फिर ये पैरेलल जैसा बना, Q आ गया। ये भी सीधा गया, फिर ऐसा गया, Q आ गया। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि तीनों बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। अगर ये तीनों सिमेट्रिकल हैं तो करंट भी कैसी डिस्ट्रीब्यूट होगी? बराबर बराबर बराबर। टोटल करंट I आ रही है और तीनों रास्तों में एक जैसा रेसिस्टेंस पड़ रहा है, तो I अपने आप को 3 हिस्से में बांट लेती है। ये तीनों हिस्से कम ज्यादा होंगे कि एक समान? एक समान, क्योंकि तीनों के रास्ते में रेसिस्टेंस का पैटर्न एक ही पड़ रहा है। तो एक हिस्सा कितना हुआ? I अपॉन 3। ठीक है? तो यहां से अगर करंट I आ रही है तो यहां पर ये करंट कितनी हो जाएगी? I अपॉन 3। यहां पर करंट कितनी होगी? I अपॉन 3। यहां करंट कितनी होगी? I अपॉन 3। अभी तक I1 की जरूरत नहीं पड़ती। ये समझ आ गया? अब ये करंट I अपॉन 3 यहां से पहुंचती है। यहां से कितनी ब्रांचेस आउट हैं? 2।
ये ब्रांच ऐसी गई और एक आर के बाद क्यू पहुंच गई, ये वाली ब्रांच ऐसी गई और एक आर के बाद क्यू पहुंच गई, सिमेट्री हो गई। इसको देखिए, ये यहां से यहां जो है यहां से ऐसे गई एक आर के बाद, ये यहां से ऐसे गई एक आर के बाद, ये भी सिमेट्री है। ये जो यहां पर पहुंची है बी पर, बी से क्यू जाने के लिए ये एक आर के बाद यहां और यहां से यहां पहुंचती है एक आर के बाद फिर यहां। इस तरह से हर एक को हम क्या देख रहे हैं, ये ऐसा और ये ऐसा। तो यहां से भले आप इस रास्ते से जाइए, भले इस रास्ते से जाइए, दोनों तरफ आप देख रहे हैं रेसिस्टेंस या डिफिकल्टी बराबर है, बिल्कुल बराबर, क्योंकि क्यूब एक सिमेट्रिकल शेप है। अगर ये दोनों तरफ से इसको रेसिस्टेंस बराबर मिलता है तो ये करंट अपने आप को फिर बांट लेती है अनइक्वल या इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में। ये है कितनी, I/3, इसके दो इक्वल पार्ट्स में ये अपने को बांट लेती है। तो यहां कितनी हो जाएगी, यहां कितनी हो जाएगी, I/6। ओके, यहां पर I/6, यहां पर भी I/6, यहां से I/3 गई, इधर गई I/6 और यहां पर भी गई I/6। इस तरह से करंट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और अगले तक पहुंच गई। अब जब ये इससे आगे पहुंचती है, फिर देखिए, ये यहां से गई I/6, इधर से भी आई I/6, दोनों ने P पर एंटर किया, तो P से निकलेगी कितनी, I/6। ओके, C पर देखिए, इधर से कितनी आ रही है, इधर से भी कितनी आ रही है, I/6। ये दोनों एंटर की तो यहां से निकलेगी कितनी, I/3। इसको देखिए, यहां से गई I/6, यहां से भी कितनी गई I/6 ऐसे, तो यहां से कितनी निकलेगी I/3, ये यहां से निकली। ठीक, ये I/3 यहां से गई, ये I/3 यहां से गई, ये I/3 यहां से गई, तीनों मिलकर यहां पहुंची तो यहां से निकलेगी कितनी I, ये I। ठीक है, इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, समझ आ गया। तो इसको आराम से 1 मिनट शांति से सोचिए, एकदम चुप रह के किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, पूरी 12 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। देखिए 1 मिनट तक इसको ध्यान दीजिए चुपचाप। लूप A D Q V A, इस लूप में कैलकुलेशन करिए। पहला किसको लेना है, AD। AD में रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी लिखोगे, हर ब्रांच में रेसिस्टेंस की वैल्यू R। बहुत आसान है, बस I से मल्टीप्लाई करते जाओ। पहले में क्या आया, R इंटू I/3, दूसरे में क्या आएगा, R इंटू I/6, तीसरे में R इंटू I/3। उसके बाद तीनों खत्म हो गए। बैटरी बताइए, बैटरी का वोल्टेज कितना लोगे, वेरी गुड, माइनस तरफ से एंटर कर रहे हैं इसलिए -V इज इक्वल टू 0। ठीक, अब V/I निकाल लो। तो आज कितना आ रहा है, V/I का वैल्यू 5/6 इंटू R, 5R/6। तो याद रख लीजिए, ये एक स्टैंडर्ड आपके याद करने की चीज हो गई कि R³ का अक्रॉस द डायगोनल रेसिस्टेंस कितना होता है, 5/6R। ठीक है, ये उसका मेथड है निकालने का। ओके, ये तरीका समझ आ गया। ओके, नाउ वी विल गो फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पर एक और न्यूमेरिकल छोटा सा, उसको देखिए, वो भी बहुत मजेदार है। ओके,
ये वाला इसको एक बार मुझे बता कि आपने कैसे बनाया। R इंटू आई अपॉन 3 प्लस R इंटू आई अपॉन 6 प्लस R इंटू आई अपॉन 3। यहां से गए पहले ये फिर ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस V और A पर पहुंच गए, इसलिए लूप कंप्लीट और कंप्लीट होने से 0। ठीक है, जिसका नहीं बना है इसको नोट करिए। अब इसके बाद हम I को कॉमन निकालते हैं, R को कॉमन निकालते हैं। R इंटू आई, दिस इज 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 माइनस V को इधर ट्रांसफर कर दिया प्लस V। ओके, इस I को हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, तो दिस हैज बिकम V अपॉन I, और इनको आपस में ऐड किया, एलसीएम 6 आया, दिस इज 2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 6 R, so this is 5/6 R, this is V अपॉन I, और V अपॉन I हमारी डेफिनेशन से क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। इस तरह से हमने निकाला इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड Q। A Q के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 5/6 R। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक दूसरी तरह की सिमेट्री और लेते हैं। एक हमारे पास नेटवर्क है रेसिस्टेंस का, R, this is point A, this is point, हमारा प्रॉब्लम है फाइंड रेसिस्टेंस फ्रॉम A टू B। नोट करिए, ढूंढिए कौन किसके पैरेलल कौन किसके सीरीज में। सबको पता चल गया कि ये नहीं बनेगा, ठीक है, ओके। देखिए इसकी टेक्निक है, इसलिए यहां से करंट ऐसे जाएगी, उसके बाद ये 2 ब्रांच हो जाएगी, ये शॉर्ट हो गया, फिर यहां से करंट फिर इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहां आके फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इधर में करंट यहां से भी आएगी, यहां से भी आएगी, इधर में करंट यहां से आएगी, फिर इधर जाएगी, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। इस कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है, देखिए क्या तरीका है, इधर ध्यान दीजिए, A से B जाने का रास्ता, ये रेसिस्टेंस R, ये रेसिस्टेंस R, ये D पर मैं ध्यान दे रहा हूं, D के इधर इस रास्ते में कितने रेसिस्टेंस हैं, 2, R और R। इस रास्ते में कितने रेसिस्टेंस हैं, 2, R और R। D कहां पड़ता है, बीचों बीच, ठीक। फिर से देखिए, इस रास्ते से हम जाते हैं, 1 R, 2 R, ये 3 R, इस रास्ते से जाते हैं 1 R, 2 R, 3 R, ठीक। तो भी D कहां पड़ता है, सेंटर पे। यहां से आप आइए, 1 R, 1 R, 1 R, 1 R, D कहां पड़ता है, सेंटर पे। तो यहां से हम यहां जाते हैं, ये 2 ब्रांचेज ऐसी हो गई, यहां से यहां जाते 2 ब्रांचेज ऐसी हो गई। तो D के पास एक सिमेट्री है, कौन सी, लेफ्ट एंड राइट सिमेट्री है, समझ आया, बीचों बीच पड़ रहा है ये, जितना इसके लेफ्ट में लोड है रेसिस्टेंस का, उतना ही राइट में लोड है, ये बात समझ में आ गई। सो D हैज ए सिमेट्री, D हैज ए सिमेट्री, लेफ्ट राइट, इसके पास लेफ्ट राइट सिमेट्री है। अगर इसके पास लेफ्ट राइट सिमेट्री है, तो अब एक बड़ी
छोटी सी चीज थोड़ा सा समझने में आपको मुश्किल होगी। ये वाली जो तार है, ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर, इसको मैंने ऐसे अलग कर दिया। ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसे अलग कर दिया। ये पॉइंट है नीचे का D1 और ये पॉइंट है D2। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है V, वोल्ट डिफरेंस, V वोल्ट। यहां से D1 तक जाइए, कितने रेसिस्टेंस हैं? 2। इधर से आइए, कितने रेसिस्टेंस हैं? 2। इधर भी देखिए 1 2 3, इधर भी देखिए 1 2 3। तो D1 कैसा पड़ता है? बीचों बीच। अगर इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहां पर वो पोटेंशियल कितना पहुंचा होगा? फिर से, इसका पोटेंशियल है V, इसका पोटेंशियल है 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V माइनस 0 इज इक्वल टू V। तो बताइए D1 का पोटेंशियल कितना? हाफ V, सीधा हाफ V। तो इसके हाफ V इधर है और हाफ V इधर है, तो इसका पोटेंशियल कितना हुआ? ये समझ आया? अब D2 का पोटेंशियल बताइए। यहां से ये रास्ता पकड़ो, 2 रेसिस्टेंस, उसके बाद ये 1, 2 रेसिस्टेंस, उसके बाद ये 1। तो जितना लोड लेफ्ट में है उतना ही लोड राइट में है, तो D2 का पोटेंशियल भी क्या होगा? हाफ V। समझ आ रही है बात? तो D2 का पोटेंशियल भी कितना होगा? हाफ V। D is separated to D1 and D2 due to symmetry again. D1 and D2 have same potential V by 2। दोनों का पोटेंशियल कितना कितना है? V by 2, V by 2। तो अब बताइए, अगर मैं D2 और D1 को जोड़ दूं तो उसके बीच में कितनी करंट फ्लो होगी? ये यहां ऐसा जोड़ दिया, कितनी करंट फ्लो होगी? 0, नो करंट। अच्छा, मैंने इसको नहीं जोड़ा। अगर नहीं जोड़ा तो D2 और D1 के बीच में कितनी करंट फ्लो होगी? 0, क्योंकि वो जुड़ा ही नहीं है। और अगर जोड़ दिया तब भी कितनी करंट फ्लो होगी? 0। इसका ये मतलब है D1 D2 का जुड़ना या नहीं जुड़ना एक बराबर। ये बात समझ में आई? फिर से, D2 और D1 का पोटेंशियल सेम है, have same potential, therefore current on joining is 0। current on non joining D1 to D2, अगर नहीं जोड़ा तब भी दोनों के बीच क्या करंट है? 0। और जोड़ दिया तब भी क्या करंट है? 0। सो both situations are same। इसका ये मतलब है कि करंट तो वहां से फ्लो होनी नहीं है, मेरी मर्जी है कि मैं उसको जोड़ूं या नहीं जोड़ूं। सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ये चॉइस किया कि हम नहीं जोड़ें। Therefore, we can keep them separate। दोनों को हम कैसा रख सकते हैं?
सेपरेट, और हमने इन दोनों को ये सेपरेट कर दिया एस। पहले हमने क्या प्रूफ किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहां तो करंट जा ही नहीं रही। समझ में आया? इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, सेपरेट। सेपरेट करने से क्या फायदा हुआ? तो हमारा आंसर है सेपरेट करने से तो ये एकदम सिंप्लीफाई हो गया। देखो ये वाले जो दो पॉइंट हैं ई एफ, ये जी और एच, क्या आप जी और एच का जो स्क्वायर बना है उसको सॉल्व कर सकते हैं? आर प्लस आर 2r, आर प्लस आर 2r, ये दोनों आपस में कैसे हो गए पैरेलल में? 2r और 2r पैरेलल में कितना होता है? 1r। तो ये 1 2 3 4, इस 4 की जगह में हमको सिर्फ एक रेसिस्टेंस मिला, कितना? R। समझ आ गया? इस R ये किसका रिजल्टेंट है? दिस 1 2 3 4, ये 4 के बदले में क्या आ गया? R। ये सबको समझ आया? ऊपर का 2R, नीचे का 2R, 2R और 2R पैरेलल में कितना बनाते हैं? 1R, तो ये बन गया 1R। ठीक, अब इसको हम भूल गए, इसको छोड़ दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा? दिस 1R 1R 1R, ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में। सीरीज में एक मिलाकर कितना हो गया? 3R। ये हो गया 3R, और नीचे क्या आ रहा है? दिस इज 3R, और नीचे कितना है? यहां से E से F जाने के लिए 2R। तो पहले हमने निकाला R बिटवीन G एंड H, ये R आ गया था। अब हम निकाल रहे हैं R बिटवीन E एंड F। बताइए क्या फॉर्मूला है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5, तो कितना हो गया ये? 6/5 R। ये अब इसका और इसका कॉम्बिनेशन हो चुका, और हमको सिर्फ एक रेसिस्टेंस यहां मिला। ये रेसिस्टेंस कितना मानना है? 6/5 R। अब A से B आ जाइए। ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में। R 6/5 R और R कितना हो गया? 5 10 6 16 R। तो R बिटवीन A to B 16/5 R आ गया। अगर हम D1 और D2 को अलग नहीं करते तो ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, हम घूमते ही रहते, नहीं मिलता हमको। या फिर किरचॉफ लॉ से करते I1 I2 I3 I4, चार इक्वेशन आपके आते, फिर 2 पन्ने लगते उसको सॉल्व करने में, तब जाकर हम V/I निकाल पाते। लेकिन सिमेट्री की टेक्निक हमने लगाई, और सिमेट्री की टेक्निक लगा के इसको सेपरेट किया, इस तरह से ये बन गया। तो इस तरह से हम कह नहीं सकते कहां पर कौन सी टेक्निक काम में आ जाएगी। ये एक के 2 एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारी अननोन क्वांटिटीज I1 I2 I3 जितनी कम हो सके उतनी हमको कम करनी है।